दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। पिछली बार हमने देखा था चाइना और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट, कैसे एक बॉर्डर डिफाइंड नहीं है दोनों कंट्रीज के बीच और कहीं कहीं पे बफर जोन्स हैं, डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं और इस तरीके से। आप चाहें तो वो एपिसोड देख सकते हैं, उसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में भी। एक फीडबैक जो मुझे आया, जिससे मैं कुछ हद तक सहमत भी हूं, वो ये कि चूंकि बॉर्डर्स डिफाइंड नहीं है, अगर चाइना आगे आ जाता है ऐसे में जहां पे कुछ बफर जोन है या डिस्प्यूटेड लैंड है और वहां पर चाइना आगे आ जाता है, अब बॉर्डर्स तो डिफाइंड है नहीं, तो अगर चाइना आगे आकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स बना लेता है तो फिर फ्यूचर में वहां उसे पीछे हटाना मुश्किल हो जाएगा। और जब भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स सॉल्व करने की कोशिश होगी तो वहां से उसे हटाना मुश्किल हो जाएगा। इसे आप समझ सकते हैं कि चाइना के पास एक लेवरेज हो गया। तो कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर 5 किलोमीटर का बफर जोन है जिसमें से चाइना 3 किलोमीटर अंदर आ जाए और फिर डिसएंगेजमेंट में 2 किलोमीटर पीछे चले जाए, तो वो जो 1 किलोमीटर का लैंड उसके पास है वो उसका लेवरेज हो गया। और जब भी ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगी दोनों कंट्रीज, तो मुश्किल है कि वो उस 1 किलोमीटर लैंड पे से अपना कब्जा हटाए। अभिषेक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस बारे में? आ, ये जैसे आपने कहा कि और चाइना की स्ट्रेटजी भी यही है कि चाइना को पता है कि बॉर्डर डिफाइन नहीं है, तो वो जितना बॉर्डर प्रेशर बना के रखेगा, जितना इंडिया के एरिया में आ पाएगा, तो जब भी डिस्कशन टेबल पे दो कंट्री बैठेगी, इंडिया और चाइना जब भी बैठेंगे, तो इंडिया पे एक प्रेशर है और चाइना पे एक एडवांटेज है कि चाइना के पास ऑलरेडी हमारी कोई ज़मीन आ चुकी है। और उस सिचुएशन में चाइना को पीछे धकेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जो हम मानते जो एल है उसके पीछे चाइना चाइना चला जाए, तो वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, उसमें भी इंडिया और चाइना का आपको कुछ कुछ झलक दिख जाएंगी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में। अब जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब से ये सुनते आ रहा हूं कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से XYZ ईयर में ज्यादा हो जाएगी, होने ही वाली है, बस हो गई समझो। लेकिन आज तक जुलाई 2020 में ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा क्यों? क्या चाइना की पॉपुलेशन हमसे भी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हो गया हो? बहुत से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ये सोचते हैं कि हमारी पॉपुलेशन उसी स्पीड से बढ़ रही है जिस स्पीड से 30 या 40 साल पहले बढ़ रही थी। लेकिन इसके अपोजिट आप अगर आसपास देखें, ऑब्जर्व करें और बाय एंड लार्ज न्यू पेरेंट्स को देखें, तो क्या आपको बच्चों की पलटन दिखाई देती है? तो ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या है? हमारी पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है? क्या हमें जल्द से जल्द वन नेशन वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देना चाहिए? इसी सब पर डिटेल में अभिषेक बताने वाले हैं। तो अभिषेक, ओवर टू यू। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, पलटन। तो आज पलटन के बारे में बात करेंगे कि जो पलटन है, ये पलटन की क्या स्थिति क्या सिचुएशन है। क्या ये पलटन बढ़ रही है या स्टेटस को मेंटेन है या कम हो रही है। और जैसे कि आपने कहा कि क्या हमें चाइना की तरफ वन नेशन वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए। अ, इस वीडियो के बाद में जब ये पूरा मैं डिटेल आपको बताऊंगा, तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि अ, अभी सिचुएशन क्या है, और आप खुद जवाब दे पाएंगे कि हमें ये पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ कि इसमें हम इंडिया की पॉपुलेशन और वर्ल्ड की पॉपुलेशन दोनों के बारे में बात करेंगे। और ये जो डाटा है, ये भारत सरकार खुद के सब डाटा है, आरबीआई की है और नीति आयोग के डाटा है, उसकी बेसिस पे ये सब पूरा प्रेजेंटेशन बनाया गया है। अ, तो आज जब मैं ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ, उसके पहले आपको दो पॉइंट बताता हूँ जो कि इस पूरी प्रेजेंटेशन की हाईलाइट है, उसकी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम दुनिया की बात करें, दुनिया की जनसंख्या की, तो यूएन की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जो दुनिया की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 2064 में अपने पीक पे पहुंच जाएगी, जो कि होगा 9.73 बिलियन। इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी, जो उसमें एस्टिमेट किया गया था, जो पीक आएगा वो एस्टिमेट किया गया था 11 बिलियन का। और ये एस्टिमेट किया गया था कि ये 2100 में हम दुनिया की पॉपुलेशन पीक पे पहुँचेंगे और उसके बाद डिक्लाइन होगी। पर ये अब 36 ईयर्स पहले, 36 साल पहले ये सब हो रहा है। और 2100 में ये जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन होके, यानी 2064 के बाद डिक्लाइन होने चालू हो जाएगी, पीक पे पहुंचेगी उसके बाद। और 2100 में ये पॉपुलेशन हो जाएगी 8.79 बिलियन।
उसी तरह जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो अभी की स्थिति, अभी की जो सिचुएशन है, अगर उसी रेट से अगर ये पॉपुलेशन बढ़ती रही तो अब इंडिया की पॉपुलेशन अपने पीक पे पहुंचेगी 2048 में, जो कि होगी 1.6 बिलियन। उसके बाद ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होना चालू हो जाएगी और 2100 में ये अपने पीक से 32% डिक्लाइन होकर 1.09 बिलियन पे पहुंच जाएगी। अ, मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आपको दो टर्म समझाना चाहता हूँ, जो कि इस पूरी प्रेजेंटेशन में आपके सामने आएगी, वीडियो में सामने आएगी। एक है टोटल फर्टिलिटी रेट और एक रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको TFR बोलते हैं, वो होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। यानी एक महिला जैसे अगर जो एक एवरेज है कि एक एवरेज कितना है कि बच्चों को कितने जन्म देती है, वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। और एक होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। आपको पता है कि एक जनरेशन है, एक जनरेशन जाती है और दूसरी जनरेशन आती है, तो जो जनरेशन जा रही है उसको रिप्लेस करने के लिए जो नई जनरेशन आ रही है, तो हमें कितनी फर्टिलिटी रेट होना चाहिए उसको रिप्लेस करने की, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। यानी कि एक महिला को कितने बच्चों को जन्म देना चाहिए कि ताकि जो जनरेशन जा रही है उसको नई जनरेशन रिप्लेस कर सके और जो हमारा पॉपुलेशन लेवल है वो एक लेवल पे मेंटेन हो सके, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। और ये जो स्टडी से पता पड़ा है, तो ये जो वैल्यू आई है वो 2.1। अगर एक महिला 2.1 बच्चों एवरेज ऑन एवरेज 2.1 बच्चों को जन्म देती है, तो हमारी पॉपुलेशन एक लेवल पे मेंटेन रहेगी। अब हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में क्या सिचुएशन है। इंडिया में बात करें, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है जो 1950-55 में था, वो था 5.9। यानी एक महिला 5.9 बच्चों को जन्म दे रही थी। ये डिक्लाइन होते होते अब 2015-20 में 2.2 पे पहुंच चुका है। ये 2.2 का जो फिगर है ये 2008 का है। ये 2008 का ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिगर है। यानी कि जहाँ हम 1950-55 में अ, एक महिला लगभग 6 बच्चे को जन्म दे रही थी, वो अब आके आ चुका है 2.2 पे। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया का जो एवरेज है 2018 में 2.2 था, अब देखें तो हम 2020 में तो ये उससे और नीचे आ गया होगा। और रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है 2.1। तो आपके जो स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें पूरे इंडिया में स्टेट वाइज बताया गया है कि किस स्टेट में 2.1 से फर्टिलिटी रेट नीचे है और किन स्टेट में 2.1 से फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। यानी कि जिन स्टेट में 2.1 से फर्टिलिटी रेट कम है, वहाँ की पॉपुलेशन अब श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ पे 2.2 मेंटेन है, वहाँ की पॉपुलेशन जो जिस लेवल पे भी है उस लेवल मेंटेन रहेगी। और जहाँ पे 2.1 से ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो आपको ये जो ब्लू कलर्स में जो स्टेट दिख रहे हैं, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, तो इन राज्यों में जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से नीचे जा चुका है। यानी कि इन राज्यों की जनसंख्या अब कम होने लगेगी बढ़ने की बजाय। गुजरात का जो फर्टिलिटी रेट है 2.1 पे मेंटेन है। यानी कि यहाँ पे जनसंख्या जिस जो अभी का स्तर है उस पर मेंटेन रहेगी। और जो आपको रेड में स्टेट दिख रहे जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड और असम, यहाँ पे 2.1 से, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी रेट है वो है 3.2 बिहार में और 3.2 असम में। यानी कि बिहार में और असम में एक महिला औसतन 3.2 बच्चों को जन्म देती है। और सबसे अब कम है वेस्ट बंगाल में और दिल्ली में। हाँ, वेस्ट बंगाल में 1.5 और दिल्ली में 1.5। ये ग्राफ देख के आप एक और कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि ये जो स्टेट्स की बात की गई है कि महाराष्ट्र हुआ, जो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, दिल्ली 1.1, यहाँ पे वुमेन लिटरेसी रेट यानी जो महिला है उनकी साक्षरता दर भी ज़्यादा है। यानी कि आप एक सीधा एक रिलेशन है कि जहाँ पे वुमेन लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी कम है। अब हम अर्बन और रूरल एरिया की बात करें, तो अर्बन एरिया में जो फर्टिलिटी रेट है ऑन एन एवरेज 1.7 है। और ये सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया में जो फर्टिलिटी रेट आपको मिलेगा बिहार में, जो है कि 2.1, और सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में 1.1।
यानी हिमाचल प्रदेश का जितने भी अर्बन एरिया है वहाँ पे एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। अर्बन जो पॉपुलेशन है उसमें 18 स्टेट्स ऐसे हैं, यानी 18 स्टेट्स के अर्बन पॉपुलेशन ऐसी जहाँ पे फर्टिलिटी रेट बिलो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ चुका है, यानी अभी की स्थिति में वहाँ की जनसंख्या अब कम होने लगी है। मध्य प्रदेश में ये फर्टिलिटी रेट पे मेंटेन है, अर्बन एरिया में 2.1 पे, और केवल 3 स्टेट्स ऐसे जहाँ पे ये जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है 2.1 उससे ज़्यादा है। रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में जो एक ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया में ये जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है वो 2.4, सबसे ज़्यादा है बिहार में 3.3 और सबसे कम है 1.5 दिल्ली में। रूरल एरिया में 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है फर्टिलिटी रेट। तो ये नंबर है कि आपको पता पड़ेगा कि अर्बन एरिया की पॉपुलेशन तेज़ी से कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे इंडिया में जो हमारी सिटीज़ है वहाँ पे काम करने वाले लोगों की कमी होती है, इसलिए रूरल एरिया से माइग्रेंट वर्कर्स अब सिटी में आ रहे हैं, ताकि जो सिटी में जो काम चाहिए आपको एक फैक्ट्री में काम करने के लिए वो चाहिए, दूसरे डोमेस्टिक हेल्प के लिए चाहिए या किसी अलग दूसरे काम के लिए चाहिए, लोग चाहिए, तो वो अब शहरों में मिल नहीं रहे। तो अब जो पॉपुलेशन माइग्रेशन हो रहा है वो अब रूरल से अर्बन एरिया में हो रहा है, क्योंकि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन तेज़ी से नीचे गिरना चालू हो रही है। इसमें एक और आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारा फर्टिलिटी रेट 2.2 हो चुका है, जो कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से ज़्यादा है, तब भी हमारी पॉपुलेशन 2000 आने वाले कुछ सालों में बढ़ेगी कैसे? तो वो बढ़ने वाली इसलिए क्योंकि जो कि एक इंडिया में एक इंसान की जो एक एवरेज लाइफ होती थी, यानी जितने साल जीता था, वो अब बढ़ चुकी है। तो उस वजह से अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, ना कि हम ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं इसलिए हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारे बच्चे लगभग अब तो हम ये जो 2018 का नंबर है 2.2, जो कि ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट लेवल के पास हो चुका है। हम 2020 की बात करें तो ये 2020 में 2.1 से वो नीचे भी आ चुका होगा, 2 साल में ये नीचे आ गया होगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 है, और हमारी पॉपुलेशन 2040 तक इंक्रीज करेगी। उसके बाद ये जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है ये तेज़ी से नीचे आएगा और 2100 में ये पहुंच जाएगा 1.29। एट प्रेजेंट जो इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन जो 20 से 64 साल तक के जो पॉपुलेशन है वो 2017 में थी 748 मिलियन, जो कि 2100 में डिक्लाइन होकर आ जाएगी 578 मिलियन, यानी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी, 64 से ज़्यादा की पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाएगी। और तब भी अगर देखें ये जो 578 मिलियन है जो कि 2100 में पहुँचेगी हमारी पॉपुलेशन, वो तब भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन होगी। इस साल हम चाइना को वर्किंग पॉपुलेशन के टर्म में सरपास कर देंगे, यानी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। और एक और जो प्रोजेक्शन है कि 2100 में इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट्स हो गए, यानी दूसरे देशों से ज़्यादा यानी हम जो लोग आते हैं उसमें इंडिया का नंबर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अभी हो रहा है कि हमारे लोग दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, बट 2100 में हमारी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि हमें बाहर से लोगों को मंगाना पड़ेगा ताकि हमारे इंडस्ट्री चल सके, हमारे काम चल सके। अब पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है पॉपुलेशन की। तो जो सबसे पहला ये आपको एक टेबल दिख रही है, इसमें टॉप 10 कंट्रीज का कंपैरिजन किया गया है कि 2017 में उनके वो कहाँ पे थे पॉपुलेशन के टर्म में, और 2100 में कहाँ पहुँच जाएंगे। 2017 में चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी 1.4 बिलियन, इंडिया सेकेंड नंबर पे था 1.38 बिलियन से इंडिया पहुँच जाएगा नंबर 1 पे। बट इंडिया की पॉपुलेशन जो कि 2017 में 1.38 बिलियन थी उससे कम हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.09 बिलियन। नाइजीरिया सेकेंड नंबर पर आ जाएगा और चाइना आ जाएगा थर्ड नंबर पे। जो चाइना की पॉपुलेशन 2017 1.4 बिलियन है वो कम होकर हो जाएगी 732 मिलियंस। अब जो सेकेंड आपके पास ग्राफ आपको टेबल दिख रही है वो है टोटल फर्टिलिटी रेट वर्ल्ड की। तो इसमें वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड
डिवाइड किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड में यूएस जापान जो डेवलप कंट्रीज है वो आती है, थर्ड वर्ल्ड में डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज आती है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि 1950-55 में टोटल फर्टिलिटी रेट इन कंट्रीज़ का क्या था और 2015-20 के बीच में ये फर्टिलिटी रेट कितना आ गया है। तो ईरान की बात करें, ईरान में जो सबसे ज़्यादा 6.9 था वो डिक्लाइन होकर हो चुका है 2.1। पाकिस्तान में भी जो 6.6 था वो 3.8, बांग्लादेश में भी 6.4 से 2.1, चाइना में 6.1 से 1.7, और इंडिया की जैसे मैंने बात की 5.9 से 2.2 पे आ गया है। फर्स्ट वर्ल्ड में भी 3.3 जो कि टोटल फर्टिलिटी रेट था यूएस में, वो आ गया है 1.8। इसी तरह जापान में 3 से 1.5। यानी कि पूरी दुनिया में ही फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, यानी कि पूरी दुनिया की ही जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब देखिए कि हम किस कंट्री को, जो कि ये थर्ड टेबल आपको दिख रही है, इसमें ये बताया गया है कि किस कंट्री को अपनी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको अपने पीक से बिलो 3 आने में कितना टाइम लगा है। तो यूके की बात करें तो यूके की जो टोटल फर्टिलिटी रेट वो पीक पे थी, वो थी 1828 में 5.23, और ये 3 के नीचे आई है 1910 में 2.99 हुआ है। यानी 82 ईयर्स यूके को लगे अपने फर्टिलिटी रेट को 3 से नीचे लाने में अपने पीक से। इंडिया की बात करें तो इंडिया की 1977 में 5.03 थी, और ये 2005 में 2.93 आ गई है। यानी 28 ईयर्स में हमारी जो फर्टिलिटी रेट थी हमने हमारी 3 से नीचे आ गई है। यानी जहाँ इंडिया में 1977 में लगभग 5 बच्चे होते थे, वो अब 2005 में लगभग वो 3 से नीचे आ चुके हैं। 28 साल में जहाँ 5 बच्चे हुआ करते थे एक महिला को, वो अब 3 से कम आ गए। तो ये जो आप नंबर आपने देखे, ये स्टडीज़ के जो सब नंबर देखे, तो ये देख के आपको अंदाज़ा आप खुद ही आप आंसर कर सकते हैं कि हमें जो एक बात चल रही है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की एक लॉ की ज़रूरत है, तो वो कानून की ज़रूरत है कि नहीं है। अभी जो सिचुएशन है, यही सिचुएशन मेंटेन रहती तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन अपने आप धीरे धीरे अब डिक्लाइनिंग स्टेज पर आ चुकी है। एंड अब पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय अब हमारी पॉपुलेशन कम होगी। इससे ऐसा लगा जैसे इस लॉ के बिना लाए ही पॉपुलेशन वन नेशन वन चाइल्ड की ओर बढ़ रही है। राइट। अभी हमारा फर्टिलिटी रेट आ चुका है 2.2 पे 2018 में। अब 2020 की हम बात करें, जब इसका ऑप्शन नंबर आएगा तो ये मे बी अराउंड 2 या 2 से नीचे भी आ सकता है। अगर कभी कानून आ भी जाता है वन नेशन वन चाइल्ड वाला, तो इससे इंडिया का फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो तेज़ी से कम हो जाएगी। अभी भी आप नंबर देखें तो 0 से 14 ईयर्स के जो भी बच्चों का नंबर है वो ऑलरेडी डिक्लाइन होना चालू हो चुका है, और 65 के अबव का नंबर बढ़ना चालू हो गया है। तो हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वर्किंग पॉपुलेशन, अगर वन नेशन वन चाइल्ड पॉलिसी आती है तो। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब होता है टैक्स पेइंग पॉपुलेशन। हाँ, टैक्स पेयर पॉपुलेशन हो, जो कि एक रेवेन्यू जनरेट करती है कंट्री के लिए, कंट्री के आपके घर के लिए। आपके घर में अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिपेंडेंट लोग कम है, तो आप समझते हैं कि आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए वो अच्छा रहेगा। खैर ये सारे मैथमेटिकल मॉडल्स तब तक काम करेंगे जब तक कोरोना वायरस चुपचाप चले ना जाए और ज्यादा लोगों को जान से हाथ ना धोना पड़े। तो इस बार के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।